का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से पीएम मोदी का खिताब, रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की दोहराई अपील। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी कर्नाटक हजाब पाबंदी मामले पर हो रही है समाअत। कौमी राजधानी के राजपथ का नाम आज से तब्दील, राजपथ बन गया तारीख का हिस्सा, कर्तव्य पथ का हुआ जन्म। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से होगी शुरू, अगले 150 दिन कंटेनर्स में गुजारेंगे राहुल गांधी। दिल्ली को आलूदगी से बचाने के लिए 1 जनवरी तक पटाखों पर पाबंदी आयद, ना ही पटाखे खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का तंज, पहले कांग्रेस जोड़ने की है सख्त जरूरत। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा जारी, कम्युनिस्ट रहनुमाओं से हुई मुलाकात, मुल्की सतह पर बनाएंगे इत्तेहाद। आप रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने एलजी के कानूनी नोटिस की कॉपी फाड़ी, कई इल्जामात किए आयद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार से भारत को नंबर 1 बनाने की मुहिम का किया आगाज। और टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स की टीम दिल्ली समेत 100 शहरों में मार रही है छापा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने की अपील की है। एक तरफ जहां वज़ीर-ए-आज़म ने रूस और हिंदुस्तान के रिश्ते और दोनों मुल्कों की पार्टनरशिप के हवाले से तारीफ़ की और बताया कि इसको मज़ीद गहरे और मज़ीद संजीदगी के साथ उस पर काम करने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कोरोना के हवाले से लेकर के बाद जंग के हवाले से इन तमाम हवालों से आलमी चैन यानी ग्लोबल चैन जिस तरह से मुतासिर हुआ है उसका हवाला देते हुए ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंगी सूरत हाल है उस सूरत हाल पर काबू पाया जाए और जंग का ये खेल खत्म होना चाहिए ताकि आलमी बिरादरी को सुकून हासिल हो सके। चूंकि इस जंग की वजह से न सिर्फ ये कि बड़े पैमाने पर आलमी सतह पर नुकसान हो रहा है बल्कि ग्लोबल चैन के मुतासिर होने की वजह से आवाम का भी जीना आलमी सतह पर मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रशियन फार ईस्ट के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख वैश्विक मंच बन गया है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन की दूरदर्शिता का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मौका मिला था। उस समय हमने भारत की एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी और परिणाम स्वरूप रशियन फार ईस्ट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है। आज यह नीति भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक प्रमुख स्तंभ बन गई। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है। यूक्रेन संघर्ष और कोविड महामारी से ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर बड़ा असर पड़ा है। फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकासशील देशों के लिए बड़ी चिंता के विषय है। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग का मार्ग अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हम इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का जम्मू कश्मीर को करीब 40 साल बाद दूसरा इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम मिला है। ये 40 साल का गैप आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो मंशियात के जाल में इन दिनों आप फंसता हुआ पा रहे होंगे, अगर पहले इस तरह की कोशिश की गई होती, इंडोर स्टेडियम बनाया गया होता तो नौजवान खेल में ज़्यादा मसरूफ़ होते और स्पोर्ट्स से ज़्यादा उनका लगा होता
मुकाबले जो ड्रग्स के खेल में वो लथपथ हैं। तो आज बाकायदा तौर पर एक और इंडोर स्टेडियम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिल गया है और ये स्टेडियम है शहर ख़ास श्रीनगर में, जिसे डाउनटाउन का इलाका बताया जाता है। इलाही बाग में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाकायदा तौर पर इस इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया है। और आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता 2 सालों में जिस तरह से कार्रवाइयाँ की गई है, जिस तरह से इंतज़ामी उमूर पर सरगर्मियाँ बढ़ी हैं, उन्हीं सरगर्मियों का नतीजा है कि डाउनटाउन में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का क़याम मुमकिन हो पाया है। आने वाले दिनों में और शहरों में भी हर साल एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों में खेल के हवाले से जो दिलचस्पी पैदा हो रही है, उस दिलचस्पी को लेकर के उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि ये जो मंशियात का जाल जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, इस जाल को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त मजबूत जो रास्ता है वो स्पोर्ट्स ही है। और इसी स्पोर्ट्स के सहारे हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस गलत रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पर ला सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान मुल्की सतह पर ही नहीं सही बल्कि आलमी सतह पर हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों में सलाहियत की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं। मुझे लगता है कि जमाना बीत गया। आज आपने देखा किस तरह से नौजवान यहाँ उत्साह में हैं और यहाँ के नौजवानों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं देश का नाम रोशन किया था। और प्रशासन हमारा पूरी शिद्दत के साथ यहाँ के नौजवानों के खेल और रोजगार के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बना दी है। 2014 में हाईकोर्ट का एक स्टे था, तब से कोई नियुक्ति नहीं हुई। अब हमने वो प्रोसेस पूरा कर लिया है। नॉन गजटेड और गजटेड पोस्ट पर भी हम स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर योगदान दिया है अपॉइंट करने जा रहे हैं। हमारे लिए खुशनसीबी है, तमाम कश्मीरियों के लिए, खासकर डाउनटाउन के लिए, कि यहाँ पर इस इलाके में जो तो कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, वहाँ पे आज हम हैं। और यहाँ पे आज एलजी साहब ने जिस इंडोर स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया, ये मानो कि हमारे लिए ख्वाब से कम नहीं है। और यहाँ का यूथ जो दूसरी तरफ जा रहा था, नशे की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ, अब वो खेल कूद में अपना जी जान लगाएगा और अपना नाम भी रोशन करेगा, अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी करेगा रोशन। इंशाअल्लाह रहमान उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और जो तरक्की की राह पे स्पोर्ट्स गामजन हो रहा है, उसके लिए हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देते हैं। और खासकर जो हमने एलजी साहब को यहाँ पे बताया कि इसमें एक रिजर्वेशन होनी चाहिए, और एलजी साहब ने उसका वहीं पे जवाब दिया कि हम उनका रिजर्वेशन भी नौकरियों में रखेंगे। इसके लिए हम एलजी साहब का हम कर रहे हैं। देखिए, एक लेगेसी बर्डन है और मैं बार बार जब लेगेसी बर्डन कहता हूँ तो फिर लोग कहते हैं देखिए जी ये ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड एक्सक्यूजेस। अब अगर मैं वो लेगेसी बर्डन का काला चिट्टा सामने दे दूं कि शहर के 8 MLAओं ने 50 साल क्या किया है और क्या नहीं किया है, देयर इज एन इनॉर्मस लेगेसी बर्डन। हम ईयर बाय ईयर वी आर यूजिंग ट्राइंग टू रिजॉल्व इट हर साल। और इंशाल्लाह ताला देखिए वो मैंने एक बात की थी, आपने शायद समझी नहीं, न्यूएंस्ड बात की थी। आप 25 साल का काम 1 साल में ख़त्म नहीं कर सकते। 25 साल के काम में 4-5 साल लगेंगे ख़त्म होने में। और हर एक बैरोमीटर में जो गवर्नेंस की स्पेंडिंग है वो पिछले डेकेड में जो एवरेज होती थी उससे बहुत ज़्यादा है। मगर ये कोई देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड कि कोई दबा दिया और 25 साल का जो बहरान है एकदम ख़त्म हो गया। आप ये खुद देखें ना, आप यू आर अ मैन हु पोजेसेस एन इंटेलिजेंट माइंड। पहला इंडोर स्टेडियम कब बना? आप तो पैदा ही नहीं हुए होते। Why did we have to wait 50 years for a new indoor stadium, 40 years for a new indoor stadium? Why? तो इंडोर स्टेडियम 12 तो नहीं 1 साल बन सकते, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक तो इलाही बाग में बनाया, आगे इनसे एक्सपेक्ट करेंगे हर साल एक और बनाए। भारत जोड़ो यात्रा आज से कांग्रेस शुरू कर रही है और इस यात्रा के लिए कन्याकुमार पहुंचे हैं राहुल गांधी। आज सुबह कन्याकुमार पहुंचने के साथ ही वजीर अपने वालिद यानी साबिक वजीर आज़म राजीव गांधी के
जज़्ज़े खाकी पर या उनके बाज़ाब्ता तौर पर उनको गुलहाए अक़ीदत पेश करके उन्हें याद किया और साथ ही साथ भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम की शुरुआत की तैयारी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंच गए हैं, जहां से वो 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा सियासी व समाजी इनकलाब है, जिसमें लाखों अफराद अपने ताबनाक मुस्तकबिल के लिए शिरकत करेंगे। आपको बता दें इसमें सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 119 रहनुमा अगले 150 दिन तक कंटेनर में रहेंगे। वो घर नहीं जाएंगे बल्कि कंटेनर के अंदर ही रहेंगे 150 दिन तक। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो रही है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और साबिक सदर राहुल गांधी कन्याकुमारी से इस यात्रा का आगाज करेंगे और अगले 150 दिन तक कंटेनर्स में ही रात गुजारेंगे। कंटेनर में सोने के लिए बिस्तर और दीगर इंतजाम किए गए हैं। इस तरह के तकरीबन 1-2 नहीं 50 कंटेनर तैयार किए गए हैं, जो यात्रा के मुताबिक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हर दिन यात्रा के इख्तिताम के बाद तमाम यात्री उन्हीं कंटेनर्स में क़याम करेंगे। वो अपने घर नहीं जाएंगे, अपने शहर नहीं जाएंगे, बल्कि इस यात्रा में ही रहेंगे और इस यात्रा के दौरान जब रात होगी तब जाके वो उसी कंटेनर में सोएंगे। इस बीच कांग्रेस की जानिब से तमिलनाडु से जो हिंदुस्तान के जुनूबी सिरे कन्याकुमारी का हिस्सा है, वहां से भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज होने जा रहा है, इस यात्रा के हवाले से कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने बताया कि इस वक्त मुल्क में जिस तरह से नफरत और तशद्दुद का माहौल बन गया है, जिस तरह से वज़ीर आज़म सब कुछ देखकर खामोश रहते हैं, इससे मुल्क में खाना जंगी होने का खदशा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मकसद मुल्क के लोगों को फिर से मुत्तहिद करना और नफरत को शिकस्त देना है। उदयपुर डिक्लेरेशन के आधार पर सोनिया जी के सानिध्य में निर्णय हुआ और आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो 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 भारत जोड़ो, तो ये क्यों नौबत आई? इसके मर्म को समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार का माहौल बना देश के अंदर, ऐसा माहौल आजादी के बाद में पहली बार बना है, जहाँ नफरत, तनाव, हिंसा का माहौल है। पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के। हम प्रधानमंत्री से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपको चाहिए कि आप ये अपील करें देशवासियों से कि देश पूरे में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तक उन्होंने ये बात नहीं कही है और आप देखते हैं कि ध्रुवीकरण इतना बड़ा हो चुका है देश के अंदर कि जातियों में, वर्ग में, धर्म के नाम पर नफरत पैदा हो गई है। ये देश अगर इसको नहीं संभाला गया तो ये गृह युद्ध की तरफ जा सकता है। तो राहुल गांधी की जो सोच है, उन्होंने साबरमती आश्रम से शुरुआत करी, गांधी जी के दांडी मार्च की शुरुआत हुई। सत्य अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी, पूरी दुनिया मानती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं उनके जन्म दिवस को। ये भी सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की देन है कि कन्विंस किया यूएन को, और आज पूरी दुनिया जो है एक साथ में 2 अक्टूबर को मनाती है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अहिंसा का जो मुल्क हमारा है, मैसेज देने वाला गांधी के नाम से, उस देश में नफरत की कहाँ जगह है, घृणा की कहाँ जगह है? राहुल बाबा कहते हैं भय होता है या डर होता है, वहाँ हिंसा होती है। ये निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है राहुल गांधी। क्या देश में अमीर गरीब के बीच में खाई नहीं बढ़ रही है? क्या विभिन्न धर्मों के लोग में एक नफरत नहीं पैदा की जा रही है? क्या भारतीय संविधान के जो मूल स्वरूप है उस पर प्रहार नहीं हो रहे हैं? फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि यह भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए हो रही है, देश के लोगों के लिए हो रही है? बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा जारी है। आज कम्युनिस्ट पार्टी माले के
जनरल सेक्रेटरी से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है और मुलाकात के साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम चूंकि बिहार में एक साथ हैं और जिन जिन पार्टियों ने हमारे इस फैसले पर खैर मकदम किया है, मुबारकबाद पेश की है, उन तमाम रहनुमाओं से, उन तमाम पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वहीं मुल्की सतह पर एक ऐसा अपोजिशन का इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ताकत जो मुसलसल हिंदुस्तान के आइन को और हिंदुस्तान के सेकुलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उस ताकत को रोकने में कामयाब हो सके। जो भी होगा मुत्तहिदा तौर पर अपोजिशन ही इसको कर सकती है और इसलिए इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, मालूम होगा भी कि हम लोग सब तो बिहार में एकजुट है ना जी। 7 पार्टियां एक साथ मिल करके और विरोध में अकेले हैं, तो हम लोग सब मिल करके काम कर रहे हैं और आपस में बहुत ही सहमति के साथ और कैसे विकास करना है, समाज के हर तबके का उत्थान करना है, उसके लिए हम लोग आपस में एक सहमति से वहाँ पर सब काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक बात है। और आज भी तो आप जानते हैं, कल से हम आए हैं, सब लोगों से मिले हैं। हमने जब उनको छोड़ करके जब एक साथ इधर किया तो अनेक जगहों से लोगों ने इसके लिए हमको धन्यवाद दिया कि ठीक काम किए हैं। और ये तो यहाँ पर आए थे, इन सब लोगों से जो लोग जुड़ रहे थे तो उन सब लोगों से मिल करके उनको किया। लेकिन हाँ, जितनी बात हो रही है, सब लोगों की इच्छा है कि हर राज्य में एकजुटता हो और देश का एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि साहब जो आज आप सोच रहे हैं कोई किसी चीज़ की रक्षा हो रही है, कितने लोगों को बिना मतलब का तंग किया जा रहा है, हर राज्य में लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहाँ कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कोई विकास का काम हो रहा है। तो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, तो अगर इस तरह से लोग हर जगह अगर एकजुट होकर के और मिल करके चलेंगे तो निश्चित रूप से देश के हित में काम होगा। और ये जो यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है आजकल, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। दिल्ली में घूम रहे हैं सर, क्या लग रहा है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं पूरे विपक्ष के मंच पे आप आएंगे और कैसा रहा रिस्पॉन्स? काफी अच्छा। देखिए, हम तो वहीं गए हैं ना जो बिहार में हम लोगों ने निर्णय लिया, तो उसी के बारे में जिन लोगों ने कहा कि नहीं ठीक काम किए, बहुत अच्छा, तो इसीलिए ना सब आग को लेकर के सबका नमन कर रहे हैं और सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और सब लोग के विचार से ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब लोगों के मन में ये बात है कि सब हर जगह अगर जो एकजुटता के साथ अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा राज्य के लिए और देश के लिए। जो मुझको लगता है, पूरा भरोसा है कि सब लोगों को इस बात का एहसास है कि ये जो काम आज के जिनके हाथ में ताकत है अभी देश में, उनके चलते जो सब जगह नुकसान हो रहा है, अगर समझ लेंगे कि एक साथ हम लोग अलग अलग जगहों पर मिल करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो और नीतीश कुमार का दिल्ली में अपोजिशन जोड़ो, इन दोनों फैसलों से या दोनों सरगर्मियों से बीजेपी में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। कई दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर तनकीद बनाया जा रहा था और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरफ जहां कांग्रेस के इस भारत जोड़ो को तनकीद का निशाना बनाया गया, वहीं नीतीश कुमार को भी निशाना बनाया गया। इन दोनों मामलों पर रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, एक बार उनको भी सुनिए, अंदाज़ा हो जाएगा कि पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके, वो भारत जोड़ो की यात्रा पर निकले। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ, फिर अध्यक्ष बनाओ। वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। जहां तक पार्टी को जोड़ने का सवाल है, गुलाम नबी आजाद चले गए, कितनी बड़ी बड़ी बातें कह गए, वो कैसे आचरण होता है राहुल जी का, और कांग्रेस के अंदर पूरी संस्कृति कैसी दरबार संस्कृति बन गई है। बाकी नेताओं की टिप्पणी होती है। मनीष तिवारी जी को कहना पड़ा कि हम स्टेक होल्डर हैं, हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तो कांग्रेस तो अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है, उनके अपने पुराने समर्पित छोड़कर जा रहे हैं। और राहुल जी चले हैं देश जोड़ने। तो राहुल जी पहले अपना घर तो संभाल लेते, घर को जोड़ लेते, तो
तो देश जोड़ने की बात करते। तो ये छलावा है, दिखावा है। इट इज हिपोक्रेसी ऑफ द वर्स्ट ऑर्डर। लेकिन राहुल जी, आज पार्टी की ओर से मुझे आपसे एक दो सवाल पूछने हैं। आपने स्वयं देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश कितनी की है? हमारे राहुल जी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थयात्रा पर आए हैं। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं, आज भी हुई दोनों की हत्या पटना के समीप। उत्तर बिहार में पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई। तो अपराध कितना बढ़ रहा है ये तो हम देख रहे हैं। और नीतीश बाबू दिल्ली आए हैं राजनीतिक तीर्थाटन में, लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है, लेकिन ये कवायद है क्या? आज देश को यह बताना जरूरी है कि ये देश बहुत आगे निकल गया है। नीतीश जी, आप जब घूम रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार को हरियाणा के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के खिलाफ आम आदमी पार्टी अभी भी मोर्चाबंद है। हालांकि एलजी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस दिया गया था। नोटिस आम आदमी पार्टी के लीडरों को पहुंची तो आम आदमी पार्टी के लीडरान आग बगोला हो गए और आज हालत ये हो गई कि आम आदमी पार्टी के लीडरान को लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना की जानिब से भेजे गए हत्या की इज्जत के नोटिस पर हंगामा तेज हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही संजय सिंह ने एलजी के कानूनी नोटिस की कॉपी को फाड़कर एहतजाज दर्ज किया। संजय सिंह ने इसके साथ ही एलजी पर कई इल्जामात भी आयद किए हैं। क्या कुछ इल्जामात हैं, आप खुद सुनिए। ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो केवीआईसी का अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खा जाता है, ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो 2.5 लाख कर्मचारियों का अरबों खरबों रुपए डकार जाता है, ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो खादी जैसी पवित्र संस्था को अपने लूट का अड्डा बना देता है, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी आप बताइए आपने दिल्ली का एलजी क्यों बनाया? पूरे हिंदुस्तान में एक भी ईमानदार आदमी आपको नहीं मिला। ये 2.5 लाख कामगारों का, कारीगरों का पैसा खाने वाले को आपने यहां का एलजी बना दिया। इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इसके ईडी से जांच होनी चाहिए, इस एलजी को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। अगर जरा सी भी ईमानदारी मोदी सरकार में है तो ऐसे महाभ्रष्ट एलजी की, जिसने 2.5 लाख कारीगरों का पैसा डकारने का काम किया है, उनके इंसेंटिव्स डकारने का काम किया है, उसमें लूट और भ्रष्टाचार करने का काम किया है, ऐसे महाभ्रष्ट व्यक्ति को तत्काल हटाकर इसकी गिरफ्तारी करके इसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच करानी चाहिए। इसका भ्रष्टाचार खोलो तो नोटिस भेजता है, नोटिस दीजिए। ये नोटिस भेज रहा है। बीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। मैं देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 की मुहिम के तहत आज बाकायदा तौर पर इस मुहिम के साथ जुड़ गए हैं और सरगर्म भी हो गए हैं। हरियाणा के हिसार से मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। कवरेज कम मिल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में कम लोग चाह रहे हैं मेक इन इंडिया नंबर 1 केजरीवाल के हाथ हो। ये और बात है कि हिंदुस्तान का ही भला है, चाहे वो केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी हो। भारत आज दुनिया का नंबर 1 देश क्यों नहीं है? भारत अमीर देश क्यों नहीं है? भारत की बहुत बड़ी संख्या आज भी गरीब क्यों है? भारत के अंदर अभी भी हर बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? हमारे में किस चीज की कमी है? भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं। भगवान ने जब पृथ्वी की रचना की और इंसान बनाया, सबसे इंटेलिजेंट लोग भारत में भगवान ने पैदा किए। हमारे लोग जब दुनिया भर में जाते हैं, अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, फ्रांस ले लो, दुनिया की कोई मल्टीनेशनल कंपनी उठा के देख लो, ऊपर आपको एक इंडियन बैठा मिलेगा नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने हार्ड वर्किंग हैं, फिर हमारा देश पीछे क्यों रह गया? सोचिएगा ज़रूर, सवाल बड़ा है और इंतहाई अहम है। खैर, फिलहाल रहमत कलीम को इस बुलेटिन में इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।